मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारे हिंदी के कार्यपत्रक क्रम संख्या 14। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको मिला है 6 अगस्त 2021 को, और ये हमारा अपठित पद्यांश के ऊपर आधारित है। यहाँ पर कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई है जो पहले आपने हो सकता है पढ़ी हो या फिर नहीं भी पढ़ी हो। अपठित में यही होता है कि हमें पहले नहीं पता होता है कि कौन सी कविता की पंक्तियाँ आने वाली हैं, इसीलिए अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में जब परीक्षा में हमें मिलता है तो ज़्यादातर समय हमें लगता है कि ये पहले हमने नहीं पढ़ा है। कुछ कुछ पंक्तियाँ आपकी ऐसी आ सकती है जो कभी आपने पढ़ी होगी पहले, इसीलिए यहाँ पर जब हम इनको हल करते हैं तो हम यहाँ पर किसी की मदद ले सकते हैं, कहीं से भी हम उत्तर देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। परीक्षा में जब हमारा अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश आता है तो उसी समय हमें पढ़ना होता है, और अगर पहले से हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसी समय हमें समझना होता है, और ज़्यादा समय भी हमारे पास नहीं होता है। इसीलिए हमें अभी इतने अच्छे तरीके से अभ्यास करना है ताकि परीक्षा में कोई भी अपठित गद्यांश आता है, कोई भी अपठित पद्यांश आता है तो बड़े आराम से हम उनके प्रश्नों को हल कर सकें। और ये तभी हो पाएगा जब यहाँ पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। आपको कैसे करना चाहिए, जैसे ही आपके पास लिंक आता है सबसे पहले आप लिंक को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और खुद से अपने गद्यांश को, खुद से अपने पद्यांश को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर खुद से सोचेंगे। जब आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, जहाँ पर आपकी गाड़ी रुकती है, तभी आपको मदद लेनी है। अगर इसी तरह से हम अभ्यास करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, खुद से प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, तभी परीक्षा में भी हम ऐसा कर पाएंगे। अब यहाँ पर तो हमें परीक्षा नहीं देनी है, हमें सिर्फ अभ्यास करना है, तो हम किसी की मदद ले लेते हैं। तो मदद लेने से पहले सबसे पहले आपको खुद से इस गद्यांश को पढ़ना चाहिए, पूरा का पूरा समझने की कोशिश करनी चाहिए। जितने प्रश्न आपको आते हैं अच्छे से खुद से हल करने चाहिए और फिर किसी की मदद लेनी चाहिए। आइए देखते हैं कौन सी पंक्तियां आज हमें दी गई हैं, किस कविता की पंक्तियां दी गई है। हो सकता है ये आपने बचपन में किसी कक्षा में पढ़ा हो या फिर नहीं भी पढ़ा हो। ये एक बहुत ही अच्छी कविता है और इस कविता का नाम है चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, और इसके कवि हैं रामावतार त्यागी। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, आपने नाम भी सुना होगा। रामावतार त्यागी जी की ये कविता है, रामावतार त्यागी। और कविता का नाम भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, यही हमारी कविता का नाम है। लेकिन जब पद्यांश में हमसे शीर्षक पूछा जाएगा तो इस नाम के अलावा भी हम कोई और नया शीर्षक सोचकर दे सकते हैं जो कविता के मूल भाव को प्रदर्शित करता हो। आइए इन कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकें। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरा जो मन है वो पूरी तरह से मैंने समर्पित कर दिया है। समर्पित करना यानी कि अपनी इच्छा से किसी को सौंपना। समर्पित करना यानी कि अपनी इच्छा से किसी को कोई सामान सौंपना। तन समर्पित यानी कि मैंने अपने शरीर को भी समर्पित कर दिया है। और ये जीवन समर्पित, और पूरा का पूरा जीवन भी मैंने समर्पित कर दिया है। किसको सौंप दिया है, किसके हवाले कर दिया है? अपनी मातृभूमि के हवाले कर दिया है, अपने देश की धरती के हवाले कर दिया है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैंने अपना मन और तन और पूरा का पूरा जीवन अपने देश की मातृभूमि को, अपनी धरती को, जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, उसको समर्पित कर दिया है। आदर भाव से उसको सौंप दिया है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, और ये सभी समर्पित करने के बाद भी मेरे मन की इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और भी दूँ। अगर मेरे पास कुछ और भी होता तो वो भी मैं अपनी देश की धरती को दे देता। चाहता हूँ देश की धरती यानी कि देश की धरती को सब कुछ समर्पित कर दिया गया है। अब जीवन से बड़ी और क्या वस्तु हमारे पास हो सकती है? तो कवि ने अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया है, अपने मन को समर्पित कर दिया है, तन को समर्पित कर दिया है, और कुछ और भी अगर बहुमूल्य साधन उनके पास होते, और साथ में कवि कहते हैं कि उनके पास कुछ और भी होता तो वो भी वो अपनी धरती को, अपने देश को समर्पित कर देते। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। और धरती को माँ कहा गया है, मातृभूमि हमारी माँ के समान है। जिस प्रकार माँ की गोद में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, पालन पोषण होता है, वैसे ही हमारी जो धरती होती है वो भी माँ के समान होती है। माँ तुम्हारा ऋण, ऋण क्या होता है? कर्जा, उधार की ली हुई जो वस्तु होती है। तो यहाँ पर जो जीवन है, कवि को जो जीवन है, हम सभी को जो जीवन है, वो किससे मिला है? अपनी धरती माँ से मिला है। तो ये हमारा ऋण है, उसके ऊपर कर्ज है। मैं अकिंचन,
अकिंचन होता है गरीब, दरिद्र, जिसके पास कुछ भी नहीं होता। तो मैं तो एक गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, बेचारा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। जो भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा ही तो ऋण है मेरे ऊपर, तुम्हारा ही तो कर्ज मेरे ऊपर है। तुमने ही मुझे जीवन दिया है, तुमने ही मेरा पालन पोषण किया है। तो ये जीवन, ये तन और ये मन सब कुछ तुम्हारे लिए ही मैं समर्पित करता हूँ। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, लेकिन फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूँ। निवेदन करना क्या होता है? प्रार्थना करना। फिर भी मैं अपनी मातृभूमि से, अपनी धरती से निवेदन कर रहा हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल में जब भी, थाल में यानी कि थाली में, लाऊं अगर मैं लाता हूँ, सजाकर यानी सजाकर, भाल, भाल क्या होता है? मस्तक। भाल क्या होता है? मस्तक आप कह सकते हैं, माथा आप कह सकते हैं। अगर मैं मातृभूमि तुम्हारे लिए थाली में अपने मस्तक को सजाकर अगर लेकर आता हूँ, अपने मस्तक को समर्पित करने के लिए, अपने शीश को समर्पित करने के लिए, अपने सिर को समर्पित करने के लिए मैं आता हूँ। अगर मैं थाली में सजाकर अपने मस्तक को, अपने शीश को सजाकर लाता हूँ, तो आपसे ये निवेदन है, कर दया स्वीकार कर लेना ये समर्पण। और दया करके, कृपा करके ये जो समर्पण है ये मैं सौंपना चाहता हूँ। अपना मस्तक आपको सौंपना चाहता हूँ, अपना शीश आपको सौंपना चाहता हूँ, अपना सब कुछ सौंपना चाहता हूँ। ये आप स्वीकार कर लेना, इसको अस्वीकार मत करना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी की पूरी कविता की जो पंक्तियां हैं वो देशभक्ति के भावों से ओतप्रोत है। कवि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता है मातृभूमि पे। मातृभूमि से बड़ा, धरती से बड़ा कुछ भी उनको नहीं लग रहा है। और यहाँ पर वीर रस आप कह सकते हैं, वीर रस के भाव है। इनको पढ़ने के बाद मन में उत्साह भर जाता है, जोश का भाव आता है। तो यहाँ पर वीर रस की प्रधानता है, उत्साह के स्थायी भाव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। आगे कवि कहते हैं, गान अर्पित, अर्पित करना यानी सौंपना, समर्पित करना, अर्पण करना। गान यानी कि गीत, जीवन का जो गीत है, प्राण और प्राण हमारा जो जीवन है। गान अर्पित, प्राण अर्पित, मैं अपना गान, अपने जीवन का गीत, अपने प्राण सभी आपके लिए अर्पित करता हूँ, आपको देता हूँ। रक्त का कण कण समर्पित, रक्त यानी कि खून, और मेरे खून का एक एक कण कण, एक एक कतरा कतरा आपको समर्पित है, आपको मैं सौंपता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि हे मेरे देश की धरती, मैं तुम्हें कुछ और भी दूँ। अगर मेरे पास कुछ और भी होता तो वो भी मैं तुम्हें खुशी खुशी, हंसी हंसी समर्पित कर देता। मांझ दो तलवार को, लाओ न देरी, मांझ दो तलवार को, तलवार को मांझ दो, तैयार कर दो। लाओ न देरी, देरी मत करो, जल्दी से तलवार ले आओ। बांध दो कसकर, कसकर यानी कि तैयार कर कर। कमर पर ढाल मेरी, ढाल मेरी कमर पर बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूली थोड़ी, भाल यानी मस्तक, माथा, और माथे के ऊपर चरण की धूल थोड़ी। हे मातृभूमि, अपने चरणों की थोड़ी सी मिट्टी को मल दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, घनेरी यानी घनी, घनी छाया, जैसे पेड़ों की घनी छाया होती है वैसे ही हे मातृभूमि, मेरे शीश पर, मेरे सिर पर आशीर्वाद, आशीष क्या होता है? आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। स्वपन अर्पित, प्रश्न अर्पित, मेरे जितने भी सपने हैं, जितने भी स्वपन मैंने देखे हैं वो सभी तुम्हारे लिए अर्पित हैं। जितने भी प्रश्न मेरे हैं जो बचपन से मैं पूछता आया हूँ, सभी तुम्हारे लिए अर्पित हैं। यानी कि कवि के पास यहाँ पर कुछ बचता ही नहीं है जो वो अपने पास रखना चाहता है। जितना भी कुछ कवि के पास है वो सब कुछ वो मातृभूमि को अर्पित कर देना चाहते हैं, समर्पित कर देना चाहते हैं, न्यौछावर कर देना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, स्वपन अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। मेरी जितनी भी आयु है, मेरी जितनी भी उम्र है, उसका जो क्षण क्षण है, हर पल मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन का कुछ भी मेरे पास अपना नहीं है, सब कुछ मातृभूमि को मैं समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हे मेरे देश की धरती, हे मेरी मातृभूमि, तुम्हें कुछ और भी दूँ। मेरा पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है। तो देशभक्ति की भावना इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को, अपने प्राणों को अपने देश की भूमि के लिए, अपने देश की धरती के लिए समर्पित कर देता है। तो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये, और यहीं से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। अगर पंक्तियां आपको समझ में आ जाती है, शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ जाते हैं, कविता का भाव आपको समझ में आ जाता है, तो बड़ी आसानी से आप हर किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत भी वह क्या चाहता है। तो पूरे के पूरे जो काव्यांश में दिया गया है कि कवि क्या क्या समर्पित करना चाहता है, तो आप देख सकते हैं, दोबारा से आप देख सकते हैं, कवि क्या क्या समर्पित करना चाहता है। अपना मन समर्पित करना चाहता है, तन समर्पित करना चाहता है, और पूरा का पूरा जीवन समर्पित करना चाहता है।
और साथ में थाली में सजाकर अपने शीश को भी समर्पित करना चाहता है। उसके बाद अपने गान समर्पित करना चाहते हैं, प्राण समर्पित करना चाहते हैं, रक्त का कण कण समर्पित करना चाहते हैं और साथ में आगे कहते हैं मेरे जितने भी स्वप्न हैं और मेरे जितने भी प्रश्न हैं, मेरी आयु का जो क्षण क्षण है, पल पल है, उसको मैं समर्पित करना चाहता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आपने इसी प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश के लिए क्या क्या समर्पित किया है। तो जो समर्पित किया है उन सभी को यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख देंगे। इसके उपरांत भी वह क्या चाहता है, इसके उपरांत भी वह अपनी धरती से कहता है, निवेदन करता है, अगर मेरे पास कुछ और भी होता तो मैं वो भी समर्पित कर देता, तुझे कुछ और भी दूं। यानी कि इतना कुछ समर्पित करने के बाद मेरी इच्छा अभी भी शांत नहीं हुई है, मेरा मन अभी भी नहीं संतुष्ट हुआ है, मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कवि थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट देना चाहता है और क्यों? तो अभी हमने पढ़ा, कवि थाल में रखकर अपने शीश को, अपने सिर को, अपने मस्तक को भेंट में देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जीवन वो अपनी मातृभूमि को समर्पित कर देना चाहता है। उनको लगता है कि उनका जीवन का एक एक पल मातृभूमि के ही द्वारा दिया गया। जिस प्रकार माँ हमें पैदा करती है, पालती है, पोसती है, वैसे ही जो हमारी धरती माँ है, हमारे देश की जो धरती है, वो हमें पालती पोसती है और हमारा पूरा का पूरा जीवन उसके लिए समर्पित है। इसीलिए कवि थाली में अपने शीश को सजाकर मातृभूमि को अर्पित करने का निवेदन करते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ, मैं अपने शीश को काट कर आपको अर्पित करना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप इसका प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है और जो दूसरा प्रश्न है उसी से ही संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रार्थना के बारे में पूछा है, तो प्रार्थना क्या होती है? निवेदन करना। तो क्या निवेदन कर रहा है कि थाली में मैं अपना शीश सजाकर अगर आपके पास लाता हूँ तो आप उसे स्वीकार कर लेना। कवि मातृभूमि से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि अगर थाली में अपना शीश सजाकर मैं लाता हूँ तो आप उसे स्वीकार कर लेना, मेरी इतनी विनती आप मान लेना, मुझ पर दया करना। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस एवं उसका स्थायी भाव लिखिए। कविता को जब हम समझ रहे थे तो मैंने बताया था कि यहाँ पर उत्साह के भाव हैं, यहाँ पर जोश के भाव हैं, मातृभूमि के प्रति सब कुछ अर्पित करने के भाव हैं, देशभक्ति के भाव हैं। और पूरी की पूरी कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में भी उत्साह भर जाता है, हमारा भी अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान बढ़ जाता है, हमारे सोचने का जो तरीका है वो भी बदल जाता है। तो यहाँ पर वीर रस है, वीरता के भावों से परिपूर्ण ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर वीर रस है और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। प्रस्तुत कविता में वीर रस का प्रयोग हुआ है और वीर रस का हमारा स्थायी भाव होता है उत्साह। आगे है प्रश्न संख्या 5, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। अब उचित शीर्षक जो रामावतार त्यागी जी ने दिया है अपनी कविता का, वो तो ये पूरा का पूरा शीर्षक उन्होंने दिया है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। लेकिन आपको अपनी तरफ से भी बनाना है, जरूरी नहीं इसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी कविता में समर्पण के भाव हैं। तो मातृभूमि के लिए समर्पण, मातृभूमि के लिए सच्चा प्यार, मातृभूमि के लिए अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करना, इस तरह से जो मूल भाव हैं उसके ऊपर आधारित आपको शीर्षक देना है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ये भी हो सकता है। मातृभूमि के प्रति समर्पण हो सकता है, मातृभूमि के प्रति सच्ची देशभक्ति हो सकती है, मातृभूमि के लिए सच्चा बलिदान हो सकता है। और आपके मन में कोई और अगर शीर्षक आता है लेकिन वो कविता के मूल भाव से अगर मिलता जुलता है तो ही आपको वहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से बहुत सारे शीर्षक इसके हो सकते हैं और शीर्षक हमेशा बहुत छोटा होता है, कविता के मूल भाव के आसपास होता है, बहुत बड़ा या लंबा चौड़ा यहाँ पर हमारा शीर्षक नहीं होता। या फिर कई बार शीर्षक ऐसा भी दिया जाता है जो पंक्ति बार बार कविता के मूल भाव को भी प्रदर्शित करती है और बार बार कविता में आती भी है। जैसे कि इन कविता की पंक्तियों में बार बार हमारी जो कविता की पंक्ति है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ये आ रही है, तो ये भी शीर्षक लिया जा सकता है। आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कविता के भाव हम समझ जाते हैं तो बड़ी आसानी से कोई भी प्रश्न हम कर सकते हैं। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि शब्दार्थ जब तक समझ में नहीं आते हैं तो कविता का मूल भाव भी हमें समझ में नहीं आता है। तो समर्पित क्या होता है? आदर पूर्वक सौंपना, सौंपना आप कह सकते हैं। अकिंचन क्या होता है? गरीब कह सकते हैं, दरिद्र कह सकते हैं, बेचारा भी आप कह सकते हैं। ऋण क्या होता है? कर्ज होता है। उधार की वस्तु, उधार ली गई वस्तु भी आप लिख सकते हैं। आशीष क्या होता है? आशीर्वाद होता है। शीश क्या होता है? मस्तक होता है, सिर होता है। घनेरी क्या होता है? घनी।
सघन आप कह सकते हैं। जो बहुत घनी या घनेरी छाया होती है उसको हम सघन भी कहते हैं। इस तरीके से सभी शब्दों के आप अर्थ लिख लेंगे और साथ में निम्नवत शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द भी यहाँ पूछे गए हैं। निवेदन करना यानी कि हम किसी से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसका विपरीत क्या होगा? आदेश देना। निवेदन का विलोम शब्द होगा आदेश देना। आदेश देते हैं तो सीधा हम आदेश देते हैं, निवेदन नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। समर्पण यानी कि आदर पूर्वक अपनी इच्छा से किसी को कुछ सौंपना। और उसके बाद अगर इसका विपरीत पूछा जाए तो हम इनकार कह सकते हैं, अस्वीकार कह सकते हैं। इनकार भी आप लिख सकते हैं, अस्वीकार भी आप लिख सकते हैं। आशीष का अर्थ क्या होता है? आशीर्वाद। और इसका विपरीत पूछा है तो अभिशाप आप कह सकते हैं। अगर कोई देवता हम पर प्रसन्न होता है तो वो हमें आशीर्वाद देता है और अगर क्रोधित होता है तो वो हमें क्या देता है? अभिशाप देता है। तो आशीष का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? अभिशाप। दया यानी कृपा करना और निर्दयता, दया का विलोम क्या हो जाएगा? निर्दयता। जिसमें दया नहीं होती, जो कृपा नहीं करता, उसको हम क्या कहेंगे? उस भाव को क्या कहेंगे? निर्दयता। दया, निर्दयता। धरती और धरती का विपरीत आसान है, गगन आप कह सकते हैं, अंबर आप कह सकते हैं। धरती, अंबर या गगन, इस तरीके से इनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। और यहाँ पर आपको एक गतिविधि भी दी गई है और जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो आपको बहुत खुश होकर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी गतिविधियाँ होती हैं, आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। और जब हम सोचेंगे, अपनी कल्पना की उड़ान भरेंगे, तभी हम बहुत अच्छा लिख पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है। कवि ने सब कुछ तो समर्पित कर दिया है, लेकिन फिर भी वो कुछ और देना चाहता है। इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखिए। अब कवि स्पष्ट रूप से नहीं कहता, बल्कि अपनी इच्छा जताता है कि हे मातृभूमि। कवि कविता में स्पष्ट नहीं कहता कि मैं और क्या देना चाहता हूँ, बल्कि उसकी इच्छा है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो कुछ और में क्या हो सकता है वो आपने कल्पना करनी है। क्या कवि के पास कुछ और हो सकता है जो वो दे सकता है? तो ये आपने कल्पना करके सोचना है और खुद से लिखना है। ये गतिविधि है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो ये आप खुद से ही लिखेंगे। और ये सभी बच्चों की अपनी अलग से होनी चाहिए, ताकि आप अपना सोच सकें, सोचने के बाद उनको अपने वाक्यों में लिख सकें। तो ये बहुत अच्छी लिखित अभिव्यक्ति होती है और इस तरह की गतिविधियों में आपको खुश होकर पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। आशा करती हूँ आज का कार्यपत्रक आपको समझ में आया होगा। अगर कविता की पंक्तियाँ आपको समझ में आ जाती है तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो इसीलिए एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब परीक्षा हमारी होने वाली होती है, परीक्षा में जब हमें काव्यांश मिलेगा, गद्यांश मिलेगा, तो वहाँ पर उसी समय हमें पढ़ना है, उसी समय हमें समझना है और उसी समय हमें उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले परीक्षा से पहले आपको इतनी अच्छी तैयारी कर लेनी है। तो जब भी कोई काव्यांश आपको मिलता है, कोई गद्यांश आपको मिलता है, तो सबसे पहला काम है आपने खुद से उसको पढ़ना है, खुद से समझना है। जब आपकी गाड़ी अटकती है तभी आपको किसी की मदद लेनी है और इस तरीके से पूरा साल आप अभ्यास करेंगे, तभी परीक्षा में आप बिना गलती किए आसानी से अपने प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो कविता की पंक्तियों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कविता में छुपे हुए भाव होते हैं, लाक्षणिक अर्थ होते हैं। कवि किस भाव से कविता को कह रहा है, किस छंद में लिखी गई है, किस अलंकार के साथ लिखी गई है, कौन सा रस का भाव है, और बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो तुकबंदी में होते हैं। तो कविता को समझना गद्यांश की बजाय थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। अगर आपने पहले पढ़ी हैं और नहीं भी पढ़ी हैं तो ज़्यादा मुश्किल हम नहीं कह सकते। आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं, खुद से भी समझ सकते हैं, अगर शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ जाते हैं। बड़ी ही अच्छी कविता की पंक्तियां हैं, देशभक्ति के भावों से ओतप्रोत हैं और इसी के ऊपर आधारित हमारे प्रश्न थे आज के। आशा करती हूँ आप सभी प्रश्नों को कर पाएंगे, आपकी मदद हुई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए कार्यपत्रक के साथ, किसी और मूल्यांकन कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, देशभक्ति के भाव हमारे मन में जरूर होने चाहिए, हम सभी के मन में होने चाहिए। कवि यहाँ पर अपने मस्तक को भी समर्पित करने के लिए तैयार है, अपने जीवन का सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है। तो हमें भी जितना हो सके अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, सच्ची देशभक्ति को हमें अपने मन में बनाए रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।